हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एलसी सर्किट को अगर डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसके आउटपुट क्या निकल के आते हैं, करंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे लिखा जाता है। साथ में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है, नेचुरल डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होता है, इन सब के बारे में बात की थी। ओवर डैम्पिंग क्या होती है, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है, अंडर डैम्पिंग का केस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात की थी। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी अलग अलग केस के लिए। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन होगा आईटीजे मेन और एडवांस में ईएमआई से जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सबका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, इसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस और साथ में हमारा डिस्कशन होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एन elliptical loop having resistance R of semi major axis A and semi minor axis B is placed in a magnetic field as shown in the figure। फिगर में बना है देखो। If the loop is rotated about the x axis के about अगर लूप को रोटेट करवाया जाता है with angular velocity ओमेगा, then the average power loss in the loop due to joules heating is। इसको अगर रोटेट करवाया जाता है तो इन जनरल इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई लूप है, उसका एरिया ए है और रोटेट करता है तो उसके अक्रॉस जो ईएमएफ बनता है, ईएमएफ, वो क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है एनबीए। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, तो ये बन जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यही बनता है, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बनता है। अब इसमें अगर पावर लिखी जाती है, पावर, तो पावर क्या लिखी जाती है, ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में आर लिखा जाता है। तो ईएमएफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनेगा, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इसे एसी से भी कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट से, लेकिन जितना पढ़ा कि ये रोटेट करेगा, इसका ईएमएफ चेंज होगा, जनरेटर तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है ना, तो उसके भी आप पर कर सकते हैं। अब अगर यहां पर पावर निकालनी है, पावर, एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर में किसका एवरेज लेना होगा, साइन का एवरेज लेना होगा हमें। तो यहां पर जो पावर निकल के आएगी एवरेज, वो लिखी जा सकती है यहां पर बी स्क्वायर, एरिया क्या लिखा जाता है, इलिप्ट का एरिया कितना लिखते हैं, इलिप्स का एरिया लिखा जाता है पाई ए बी। सेमी मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस अगर दी गई होती तो पाई ए बी होगा, तो इसके बिहाफ पर लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा बी का स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई में आर है, और यहां पर जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ निकल के आती है। निकालना चाहो तो इससे निकाल सकते हो, एसी में इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग। यहां पर देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहां जीरो से लगा करके टी, और यहां पर डी टी जीरो से लगा करके टी, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगी हाफ, हाफ होती है इसकी वैल्यू। तो इसकी एवरेज वैल्यू हाफ होती, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी थी, आंसर निकल आएगा। ईएमआई का क्वेश्चन था, इसमें एसी इन्वॉल्व नहीं थी। जनरेटर के केस में पढ़ा था कि जो ईएमएफ बनता है वो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बनता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू निकालना जानते हैं, जेई एस्पिरेंट है, निकाल सकते हैं, इस तरह से निकाली जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है तो इसका जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला दिया गया है 4 फिगर सोर्स, फिगर में दिखाया गया है 4 circuit contains 4 identical resistors with resistance 2 ohm and 2 identical inductors with inductance L is equal to 2 millihenry and ideal battery with electromotive force 9 volt. The current just after the switch is closed, just after switch is closed, that means जो इंडक्टर होगा उसको रिप्लेस किया जाएगा विद ओपन सर्किट के साथ, और अगर ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे तो इनमें कोई करंट जाएगी नहीं, तो जैसे इसको क्लोज किया जाएगा करंट यहां से चलेगी, इधर से होकर के वापस आएगी। तो यहां पर हमारे पास 2 रजिस्टर मिलेंगे, ये 2 ओम का मिलेगा और ये 2 ओम का मिलेगा। तो इसमें करंट की वैल्यू बता दो, तो I इज इक्वल टू बन जाएगा, यहां लिखना हो लिख दो, एट T इज इक्वल टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, I इज इक्वल टू बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई में 4, क्योंकि ये 2 और ये 2 सीरीज में आ जाएंगे, 2.25 एम्पियर करंट फ्लो करेगी इसके अंदर। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसीलिए एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, कैसे भी सर्किट हो, डीसी सोर्स के साथ अगर कनेक्ट किया जाता है तो उनका बिहेवियर कैसा होता है उसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहां से एडवांस से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ए कंडक्टिंग लूप इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर इज केप्ट सच दैट 90 डिग्री वर्टेक्स इज वेरी क्लोज टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। ठीक है, फिगर देख लो, कह रहे हैं, ये देखो फिगर, ये लॉन्ग कंडक्टिंग वायर है, ये ट्रायंगुलर लूप दिया गया है। आगे है द वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द लूप, लूप से अलग है,
द हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द वायर, द करंट इन द ट्राइंगुलर लूप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसमें जो करंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, आगे कांस्टेंट है इंक्रीजेस बाई di बाई dt, जो यहां पर दे रखा है वो वैल्यू है 10 एम्पियर पर सेकेंड। Which of the following, इनमें से कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं? मोर देन वन ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो पहला है डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है। इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वायर में जो करंट बनेगी वो किधर बनेगी उसके बारे में बात करनी है। देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स, दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा। इफ द लूप इज रोटेटेड द हायर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द वायर एडिशनल ईएमएफ बनेगा या नहीं बनेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम डायरेक्ट जो फ्लक्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसको तो कर नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो पढ़ी थी उसका यूज करते हैं। क्या करेंगे, मान लेते हैं यहां पर करंट फ्लो कर रही है स्मॉल आई, और इसकी वजह से हम यहां का फ्लक्स देखना चाहते हैं, एम निकालेंगे पहले। ये ऐसा देखो, वही तो इन्होंने कहा है, यहां पर कहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज, वायर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी बात करनी है। तो मान लेते हैं कि यहां से हम आए y डिस्टेंस नीचे और dy की एक स्ट्रिप ले ली। ठीक है, और यहां से ये x है, ये भी x है, ये भी x है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कंसीडर किया। अब देखो यहां पर ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो पता नहीं, तो उसे हम b मान लेते हैं, या a मानना चाहो a मान लो, और उसके बाद अब सॉल्व करना शुरू करो इसे। तो इसकी वजह से यहां पर y डिस्टेंस पर जो b लिखा जाएगा d फाई लिखते हैं डायरेक्ट, तो b क्या लिखेंगे, म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई में 2 पाई y इंटू में यहां पर x dy बन जाएगा, होगा। यहां पर सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो इसका बेस डिवाइडेड बाई में इसका बेस, उसकी हाइट डिवाइडेड बाई में इसकी हाइट, इसकी हाइट कितनी h के बराबर हो जाएगी। ये क्या है, हाइट ही तो है, h के बराबर हो जाएगी। यहां से वैल्यू x बाई वाई चाहिए, तो x बाई वाई निकाल लो तो यह आ जाएगा b बाई एच। ठीक है, और b बाई एच में रिलेशन निकालना है तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां पर 45 तो बन ही जाएगा, आइसोसेलेस है ना, तो बराबर होंगे तो एंगल भी बराबर आएगा। तो यहां पर ये h है, ये b बाई 2 नहीं हो जाएगा, तो यहां से b बाई 2 की वैल्यू देखो h के बराबर आएगी, tan 45 1 होता है, तो यहां से देखो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2h के बराबर आ जाएगी। सही है, इसको सॉल्व कर दो, फिर x डिवाइडेड बाई में y इज इक्वल टू b की वैल्यू 2h डिवाइडेड बाई में h इज इक्वल टू में 2 बनेगा। सॉल्व कर दो इसे, तो यहां से आ जाएगा d फाई इज इक्वल टू में म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई में 2 पाई, और यहां पर बन जाएगा x बाई वाई, तो उसकी वैल्यू कितनी है 2 dy, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा म्यू नॉट अपान पाई। ठीक है, बढ़िया है, तो म्यू नॉट अपान पाई बन जाएगा, यहां पर 2 से 2 कैंसिल ही हो गया, यहां पर बन जाएगा i इंटू में dy, ये भी ठीक है, ये d फाई बन जाएगा, सही होगा। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें सॉल्व करना है, यहां पर dy तो रहने वाला है, तो dy के लिए सॉल्व करेंगे तो वो h मिल जाएगा, क्योंकि dy शुरू कहां से होगा, y यहां शुरू होगा, यहां तक जाएगा, h के बराबर होगा, तो यहां से फाई अगर निकालोगे तो लिख देंगे म्यू नॉट आई एच डिवाइडेड बाई में पाई बनेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी म्यू नॉट, ये बन जाएगा h, ये हाँ h डिवाइडेड बाई में पाई बनेगा, इनटू में क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, ये फाई निकल के आएगा। सेम दूसरा प्रोसेस होगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या होगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगी उसकी वजह से वहां फ्लक्स लिंक करेगा, इसकी करंट बदल रही है। कुछ याद आया हो कि जब करंट बदलती तो फील्ड यहां पर जो बनेगा वेरिएबल होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा। तो वो कैसे बनेगा वो भी बाद में देखते हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव एंड बताने के लिए अभी यहां पर ईएमएफ निकाल देते हैं। तो यहां पर जो m की वैल्यू लिखी जाएगी उसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट h डिवाइडेड बाई में पाई बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी करंट से इससे लिंक होने वाले की बात करें ईएमएफ की, तो वो E क्या बन जाएगा, तो उसे लिखेंगे m इंटू में डी आई बाई डी टी। ये डी आई कौन सा होगा, 1 वाला होगा, इसमें करंट मान लेते हैं I1 है, तो क्या लिखेंगे, m तो वही काम करेगा, तो म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में पाई इंटू में h की वैल्यू h ही रखी रहने दो, और यहां पर डी आई बाई डी टी कितना लिखा जाएगा, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू लिख देंगे यहां पर हम 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाए 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, एक मिनट,
म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये डी बाई डी टी 10 मीटर पर एम्पियर पर सेकेंड है ये, तो ये तो 10 लिखा रहेगा। और ये वैल्यू कितनी है, तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में पाई, ये वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -2 और ये बन जाएगा 10। देखो ये सब 1 हो गया, ये कितना निकल के आया, म्यू नॉट अपॉन पाई। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वायर में वो कितना लिखा जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन पाई लिखा जाएगा। इधर देखो, ये देखो ये निकल के आ रहा है, वायर में म्यू नॉट अपॉन पाई होगा। अगला है, कह रहे हैं इसको अगर रोटेट कराया जाए तो क्या रोटेट कराने से इसे कोई फर्क पड़ेगा, यहां पर इसे रोटेट कराने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे जो लिंक होने वाला फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा वो 0 बनेगा, क्योंकि डी फाई बाई डी टी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखो, फोर्स रिपल्सन का लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी वायर में। सुनो, यहां पर जो बी बन रहा है, पहले रिपीट करते हैं, जो बी बन रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर यहां पर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, तो करंट फ्लो करेगी तो इसकी वजह से जो बी बनेगा बाहर की तरफ बनेगा, और बाहर की तरफ बनने वाला जो बी है वो कैसा है, तो बाहर की तरफ जो बनने वाला बी होगा वो बढ़ रहा है, और बढ़ रहा होगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग उसे कम करने की कोशिश करेगा। तो इसमें करंट की डायरेक्शन अगर इस तरफ दे दी जाए तो बताओ इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो इस पूरे लूप के लिए अंदर की तरफ बनेगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ बनेगा ना। देखो करंट इधर जा रही, तो यहां पर देखो कर्ल करेंगे फिंगर्स को तो कहां अंदर जाएंगी, तो इनकी वजह से फील्ड अंदर बनेगा, ये फील्ड बाहर बना ले, एक दूसरे का अपोज होगा। इसका मतलब इस वायर में करंट इधर से इधर जानी चाहिए। अब बताओ हाइपोटेनस में और वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कहा था अपोजिट हो, नहीं है, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने कहा था, अपोजिट तो नहीं होगी, सेम डायरेक्शन होगी। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सन का होगा या अट्रैक्शन का होगा, समझते हैं। फोर्स कैसा होगा, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो इसमें यहां पर एक छोटा सा डीएल ले लो, डीएल वेक्टर बनेगा, डीएल। ठीक है, और इसकी वजह से जो करंट बनने वाली है, मतलब फील्ड जो बनने वाला है वो आप लोगों की तरफ है, ये जो लूप फील्ड बनाएगा वो आप लोगों की तरफ और वो बढ़ रहा है, तो वो फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों की तरफ है, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ निकल के आएगी वो बताओ। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है, F इज इक्वल टू में यहां पर लिखते आई डीएल क्रॉस बी से लिखा जाता है। डीएल कहां बी कहां वो बताना है। तो डीएल की डायरेक्शन में यहां पर जो फील्ड बन रहा है वो बाहर की तरफ बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर फिर से रिपीट करते हैं, इसके अंदर जो फील्ड बन रहा है वो बाहर की तरफ बन रहा, और बाहर वाले जो पॉइंट्स हैं उन पर जो फील्ड बन रहा है वो अंदर की तरफ बनेगा। देख लो, इसकी वजह से इधर अंदर, इसकी वजह से इधर अंदर, इसकी वजह से इधर, मतलब इस लूप के बाहर जितना भी फील्ड बनेगा इस लूप का वो इनटू द प्लेन होगा। और अगर ये इनटू द प्लेन होगा तो देखो डीएल है राइट साइड में, बी है अंदर के साइड, थंब कहां गया, ऊपर के साइड, इसका मतलब इस पर जो फोर्स लगने वाला है ऊपर के साइड लगेगा। बताओ रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन निकल के आएगा। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला कि देयर इज अ रिपल्सन फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप, ये सही है, इजी है, निकाल सकते हैं। सिर्फ कैलकुलेशन हमें इस पोर्शन की करनी थी कि यहां पर जो ई बनेगा वो कितना आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन पाई बन के आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो दिया गया, ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस एंड टू आइडियल इंडक्टर्स I1 एंड I2 थ्रू अ स्विच शोन इन द फिगर। फिगर इधर बना है, ठीक है। पूछा क्या है, कह रहे हैं द स्विच एस इज इनिशियली ओपन है, t इज इक्वल टू 0 पर अगर इसे क्लोज किया जाता है द करंट बिगिंस टू फ्लो, करंट बहना शुरू कर देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और ऑप्शंस इज आर करेक्ट। पहला है द रेशियो ऑफ द करंट थ्रू L1 एंड L2 इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम, यहां पर t ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये देखो, अगर हम इसको क्लोज करेंगे एट t इज इक्वल टू 0 पर क्लोज किया और हम बात करना शुरू करते हैं t ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब t के स्विच को क्लोज करने के बाद में इनमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होगी उनके बारे में पूछा है। तो कह रहे हैं द रेशियो ऑफ करंट थ्रू L1 एंड L2 इज फिक्स्ड, कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहां पर एक बात देखो, इसमें करंट जा रही मान लेते हैं I1 और इसमें करंट जा रही है I2 सपोज, और यहां से करंट जो लीव करती है वो है I है। तो यहां पर जो करंट जाएगी I1 इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, या यहां का वोल्टेज लिखें तो क्या लिख सकते हैं, L1 इंटू में di1 बाई dt लिखा जाएगा, और यहां का लिखेंगे तो ये L2 बनेगा, यहां पर di2 बाई dt बन जाएगा, ठीक है। यहां पर वापस आओ,
या यही देख लो, यहां L1 L2 दिए गए हैं ना, ये L1 L2 दिए गए हैं और यहां पर आइडियल इंडक्टर्स हैं, ठीक है, और L1 L2 थ्रू द स्विच एज सोन इन फिगर, देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर्स, इनके बीच में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन भी नहीं है, तो यहां पर जो ये वैल्यू होगी ये वैल्यू इसके बराबर ऑलवेज रहने वाली है। अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहां पर di/dt और यहां पर di/dt कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है t ग्रेटर देन 0 के किसी भी टाइम के लिए अगर बात की जाए तो दोनों में करंट की वैल्यू सेम रहने वाली है, तो उनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट निकल के आएगा। अब पूरी तरह से सेम है या नहीं है, पर इनका रेशियो तो कांस्टेंट निकल के आएगा। यहां से देखना चाहो तो देख लो, di1/dt डिवाइडेड बाई में di2/dt, ये किसके बराबर निकल के आ जाएगा, L1/L2, और L1/L2 तो कांस्टेंट है ना, तो अगर ये पैरेलल में जुड़े हैं तो पैरेलल में इनके वोल्टेज सेम होंगे, इससे निकालो तो पहले में रेट चेंज और दूसरे में रेट चेंज निकल के आएगा L1/L2, ये कांस्टेंट रहेगा t ग्रेटर देन 0 के लिए, तो पहला ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, दूसरा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम करंट थ्रू L1 विल बी दिस, कह रहे आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम हो जाएगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएंगे, पढ़ा है ना हम लोगों ने। यहां पर ये सर्किट कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये यहां पर रजिस्टर रहेगा, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, ये ऐसा बन जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, इसमें I1 जा रही, इसमें I2 जा रही होगा, ठीक है, यहां पर ये R है, यहां पर ये V है और स्विच बंद कर दिया गया है, तो यहां पर ये ऐसा देख सकते हैं L1 I1 इज इक्वल टू में L2 I2 बनने वाला है, होगा बिल्कुल, और ये I1 प्लस I2 जो बनने वाला है वो किसके बराबर है, एक मिनट, I के बराबर है, और I क्या लिख सकते हैं, तो V/R लिख सकते हैं, बढ़िया है। तो यहां से निकाल लो ना, I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू में L2/L1, इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो यहां से I1 अगर लिखा जाए तो लिखेंगे L2/L1 प्लस L2 इंटू इनकमिंग करंट दैट इज V/R। सिमिलरली I2 क्या लिखा जाएगा, तो वो लिखेंगे L1/L1 प्लस L2 इंटू में V/R लिखा जाएगा। पढ़ो देखो क्या है ऐसा, यहां पर कह रहे हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट L1 में इतनी होगी, ठीक है, L2 में इतनी होगी, ये भी ठीक है, फिर कह रहे हैं एट t इज इक्वल टू 0 पर करंट थ्रू द रजिस्टर इज V/R, V/R। यहां पर देखो वापस कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर मतलब जब स्विच को क्लोज, यहां पर देखो इन्होंने कहा है t इज इक्वल टू 0, स्विच इज क्लोज्ड एंड द करंट बिगिंस टू फ्लो। यहां से देखो t इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इसे ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे, इसे भी ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस करेंगे, तो क्या कंटिन्यूअस पाथ बनेगा, नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस पाथ नहीं बनेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगी, नहीं करेगी। मतलब t इज इक्वल टू 0 पर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच अगर हम इसका फिगर बनाए तो कुछ ऐसा बनने वाला है, यहां पर ऐसा, ये ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस किया जाएगा, दूसरा ये इंडक्टर, एक मिनट, दूसरा ये इंडक्टर है, इसे भी ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये R है, ये V है, कोई करंट नहीं फ्लो हो सकती, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। इन्होंने क्या बोला, तो यहां पर जो I होगी वो 0 होनी चाहिए एट t इज इक्वल टू जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, 0 होगा। तो यहां पर इन्होंने जो दिया है, इन्होंने कहा V/R होगा, V/R कब होगा, V/R होगा स्टडी स्टेट में, ऐसा नहीं होगा, ये हो गया गलत। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही आ गए हैं, इसमें पहला सही आया है कि कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट क्यों रहेगा वो देखो, यहां से पता चल रहा है L1/L2 निकल के आएगा ऑलवेज। दूसरा यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर करंट डिवाइड हो गई, तो करंट को डिवाइड करवा दिया है और ये वाला गलत हो ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है इन द फिगर बिलो द स्विचेस L1 and L2 आर क्लोज्ड, S1 and S2 आर क्लोज्ड simultaneously at t is equal to 0 and current starts to flow in the circuit. Both the batteries have the same magnitude of electromotive force V and V. Polarities as indicated in the figure में बताया गया, ignore mutual induction between the इंडक्टर्स में म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर कर देना है। द करंट I in the middle wire reaches its maximum magnitude at time t is equal to x. Which of the following statement is, यहां पर टाइम इक्वल टू reaches at time t is equal to, यहां पर x लिखा गया, कोई वैल्यू यहां पर मिसिंग है, देखते हैं अभी टाइम जो भी होगा वो भी निकल आएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन से सही हो सकते हैं। इस सर्किट को इधर आओ देखें, इसमें करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसमें करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही। तो मान लेते हैं इसके अंदर करंट कितनी I1 है और इसके अंदर करंट कितनी है, दैट इज I2। मान सकते हैं। तो I के रिगार्डिंग अगर इक्वेशन लिखें तो KVL लगाना तो आता है, KCL लगाना आता है, लगा दो KCL। तो यहां से I की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस I2 लिखी जाएगी। I1 करंट इधर से गई, I इधर चली गई तो I2 उधर चली गई, ठीक है। यहां से अगर I1 लिखें तो I1 क्या लिख सकते हैं, याद होगा। इसमें अगर हम मैक्सिमम करंट की बात करें तो V बाई आर लिखी जाएगी, तो V बाई आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ लिखा जाएगा। इसका टाउ जो बनेगा वो अलग बनेगा इस बार, तो ये बन जाएगा R बाई एल इंटू में T, और साथ में माइनस करवा देंगे तो V बाई आर, तो दोनों का सेम है क्योंकि वोल्टेज और रेजिस्टेंस सेम है। 1 माइनस e टू द पावर माइनस R बाई एल, एल यहां 2L है, ये 2 दिया गया है, 2L है, और इनटू में क्या बन जाएगा, T बन जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना, हाई की वैल्यू पता चल जाएगी। मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस R बाई 2L इंटू में T माइनस e टू द पावर माइनस R बाई एल इंटू में T बन जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना इसकी, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो di बाई डी टी इज इक्वल टू में क्या बन जाएगा, तो माइनस R बाई 2L इंटू में क्या लिख सकते हैं यहां पर e टू द पावर माइनस R बाई 2L इंटू में T माइनस माइनस प्लस R बाई एल बन जाएगा, और इसे क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस R बाई एल इंटू में T लिखा जाएगा। होगा ऐसा। अब इसको हमें जीरो करवाना है, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए जीरो करवाते हैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, R बाई एल तो कांस्टेंट होकर उधर निकल गया, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस R बाई एल इंटू में T बनेगा, और इसको उधर भेज देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी e टू द पावर माइनस R बाई 2L डिवाइडेड बाई में 2 बन जाएगा। होने वाला है ऐसा, ऑफ कोर्स होगा ऐसा। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, यहां V बाई आर था, ठीक है, सब ठीक है। अब इसको सॉल्व करो इधर, ये क्या आ जाएगा, तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें e टू द पावर माइनस R बाई एल इंटू में T बन जाएगा, और यहां ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये R बाई 2L इंटू में T बन जाएगा इज इक्वल टू में हाफ बनेगा। इसको सॉल्व करो, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये है प्लस आधा, ये 1 है, तो E इज इक्वल टू 2L, यहां पर एलसीएम ले सकते हैं, तो 2L अगर एलसीएम हो जाएगा तो इसे लिखेंगे R, और ये माइनस 2R इंटू में T इज इक्वल टू में हाफ लिखा जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा R बाई 2L, तो e टू द पावर माइनस R बाई 2L बनेगा, इंटू T इज इक्वल टू 1 बाई 2 निकल के आएगा, ln ले लो दोनों तरफ का नेचुरल लॉग, तो बन जाएगा माइनस R बाई 2L इंटू में T इज इक्वल टू में बन जाएगा माइनस ln2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो T की वैल्यू क्या आएगी, 12 बाई R ln2 निकल के आएगा। क्या है ऐसा कुछ, टाइम, हाँ है टाइम। टाइम देखो, ये टाउ की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 12 बाई R इंटू ln2 आया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या है, टाइम पता ही चल गया, टाइम की वैल्यू यहां पर पुट करवा दो इस वाली इक्वेशन के अंदर और सॉल्व कर दो इसे, तो ये आया है 12 बाई R ln2 आया है। सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर देते हैं। इधर आओ, क्या है हमारे पास करंट की वैल्यू, I की वैल्यू V बाई R, या फाइनली ये लिखो ना डायरेक्ट e टू द पावर माइनस R बाई 2L, e टू द पावर माइनस R बाई 2L, R बाई 2L इंटू T, T की वैल्यू क्या है, तो 2L बाई R, 2L बाई R, यहां पर ln2 है, फिर से चेक कर लो, हाँ ठीक है, और माइनस में लिखेंगे e टू द पावर माइनस R बाई एल इंटू में 2L बाई R ln2 है, और ये किसकी वैल्यू है, I मैक्स की वैल्यू है। इसी को सॉल्व कर देना है, करो सॉल्व। तो यहां से ये 2L से 2L कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर माइनस ln2 निकल के आ जाएगा, माइनस यहां पर देखो R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, यहां पर आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2 ln2 आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करना इजी है, e टू द पावर माइनस यहां पर ln, इसे प्लस कर लो ना, ये ln लिख सकते हैं, और ये 2 टू द पावर माइनस 1 करवा दो, माइनस e टू द पावर माइनस, माइनस भी हटा दो, e टू द पावर
ये बन जाएगा ln 2 माइनस 2 बन जाएगा, होगा, बस सॉल्व हो गया। देखो ये तो 1 हो जाता है, e ln 1 होता है, तो यहां पर वैल्यू बन जाएगी 1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू में 1/4 निकल के आ जाएगा यहां से आई मैक्स की वैल्यू। क्या कह रहे हैं वो? तो वो कह रहे हैं कि I/4 निकल के आएगी, मैक्सिमम वैल्यू करंट की जो भी वैल्यू होगी वो उस वैल्यू की I/4 निकल के आएगी। तो यहां पर देखो ये I की वैल्यू I/4 निकल के आई है, और यहां पर एक बात छूट गया, यहां पर V/R भी तो था बाहर, V/R भी तो मल्टीप्लाई में था, वो छूट गया है, दोनों जगह लिख लो, V/R बाहर था तो यहां पर V/R बन जाएगा, तो V/4R बनेगा, तो V/4R बन जाएगा। इसको भी ठीक कर लो, यहां पर V/R रह जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में उसका कोई खास रूल नहीं रहने वाला है। यहां पर ये V/R तो है ही, इज इक्वल टू 0 किया जाएगा तो वैसे भी रहेगा, सेम सॉल्व करके यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यहां से I मैक्स की वैल्यू V/4R निकल के आएगी, टाउ की वैल्यू या टाइम की वैल्यू 12/R, इनटू में क्या लिखेंगे ln 2 लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों आंसर हो गए, बी और डी। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, ये भी एडवांस सा क्वेश्चन है। A conducting wire of parabolic shape initially y is equal to x square is moving with velocity v is equal to v naught I cap in a non-uniform magnetic field, field भी बदल रहा है as shown in the figure। if v naught ये कांस्टेंट है, सब ठीक है। डेल्टा फाई, सुन लो, डेल्टा फाई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, फ्लक्स नहीं है, ध्यान रखना। तो कह रहे हैं डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। बोलो पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में लिखा डेल्टा फाई रिमेन्स द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर y इज इक्वल टू x इनिशियली ऑफ लेंथ l। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा, ये इतना आएगा, इतना आएगा, इधर आओ निकालते हैं। अगर यहां पर हम एक छोटा सा ये वायर अज्यूम करते हैं, ये है हमारे पास सपोज dy, और यहां से यहां तक की हाइट जो दे रखी है वो y दे रखी है, क्योंकि यहां पर जो b है y का फंक्शन दिया गया है। तो एक काम करो, इससे निकलने वाला फ्लक्स बताओ, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? बी इंटू में एरिया। एरिया कितना है इसका एरिया कितना लिखा जाएगा? तो इसका एरिया हम यहां से लिख सकते हैं ना, डी वाई इसकी लेंथ है, या ऐसे लिख दो डायरेक्ट, डीई जो बनेगा वो लिखा जाएगा BLV। तो बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है बी नॉट 1 प्लस वाई बाई एल, बी नॉट 1 प्लस वाई बाई एल इंटू इसकी पावर में बीटा, और साथ में लिखा गया है के कैप। बस ठीक है, ये हो गया। लेंथ कितनी है? तो ये dy है, इंटू में वेलोसिटी कितनी है? तो वो v नॉट है, सब है परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो ये dE हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर dy इंटीग्रेट होने वाला है 0 से लगा करके l तक, तो यहां तो बन जाएगा E इज इक्वल टू में ये बन जाएगा बी नॉट वी नॉट, और यहां बनेगा 1 प्लस वाई बाई एल टू द पावर बीटा, इनटू में बन जाएगा यहां पर डी वाई। इसकी होल पावर तो कुछ नहीं लगी है, नहीं कोई पावर नहीं है, तो बस इसको सॉल्व कर दो। कहां से कहां तक सॉल्व करना है? तो 0 से लगा करके एल तक जाना है, वाई में यहां एल दिया गया है, सॉल्व करो तो ई इज इक्वल टू बन जाएगा बी नॉट वी नॉट, 1 का बनेगा तो ये एल हो जाएगा, प्लस यहां पर बन जाएगा 1 बाई एल की पावर बीटा, ये बन जाएगा y की पावर बीटा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 1 बन जाएगा, होगा? ठीक है, और इस पर लिमिट कहां से कहां तक लगने वाली है? तो 0 से लगा करके l तक लिमिट लग जाएगी। सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा? l प्लस, एक मिनट, इसका हो गया इतना, इधर वाले में इतना निकल के आएगा, ये ठीक है। तो इसे हम पूरा इधर अभी ऐसा रखते हैं, बी नॉट वी नॉट, यहां पर l प्लस 1 बाई एल की पावर बीटा बनेगा, और इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? l रखेंगे पहले, तो l की पावर बीटा इनटू में l लिख दो एक अलग से प्लस 1 की जगह पर, और यहां पर बन जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस 0 रखेंगे तो सब 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 बन जाएगा पूरा खत्म, ये ऐसा। l की पावर बीटा से l की पावर बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा कितना? तो E इज इक्वल टू में बी नॉट वी नॉट,
यहां पर बन जाएगा L प्लस L बाई बीटा प्लस 1, ये हमारे पास निकल के आएगा EMF। ठीक है, इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा डेल्टा फाई जो निकल के आएगा वो इतना होगा अगर बीटा की वैल्यू 0 हो और बीटा की वैल्यू 2 हो। इधर आओ, बीटा की वैल्यू यहां पर पहले 0 रख देते हैं, तो E बीटा इज इक्वल टू 0 पर कितना बन जाएगा, तो B नॉट V नॉट L प्लस L डिवाइडेड बाई में 0 रखेंगे तो 1 बनेगा, तो 2 B नॉट V नॉट L बन जाएगा। ठीक है, 8 बीटा इज इक्वल टू 2 पर अगर हम E की वैल्यू लिखते हैं तो बन जाएगा B नॉट V नॉट, यहां पर बन जाएगा L प्लस L बाई, यहां पर 2 रखेंगे तो 3 बन जाएगा, तो 4 बन जाएगा, तो 4/3 B नॉट V नॉट इंटू में L बनेगा। अब देखो EMF के कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, ये देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया होगा। कह रहे डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर प्रोजेक्टेड ऑन वाई एक्सिस। देखो बहुत सही कह रहे हैं, यहां पर जो E है, मतलब E को इन्होंने डेल्टा फाई कहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L के। L क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्टेड है लेंथ, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर अगला देखो कह रहे हैं कि डेल्टा फाई जो होगा वो रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेट वायर ऑफ y इज इक्वल टू में x। इसको इधर सॉल्व करना पड़ेगा, इधर आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अब नया हो गया, ये ऐसा है, अब हमारे पास वायर कुछ इस शेप का है, ये ऐसा है, y इज इक्वल टू x में चल रहा, तो बताओ ये 45 डिग्री होगा, ऑफ कोर्स होगा 45 डिग्री। तो अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं इस तरह से, ऐसे रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करोगे तो क्या निकल के आएगा, प्रोजेक्शन ही तो लिया जाता है परपेंडिकुलर वाला, तो ये प्रोजेक्शन ही लिया जाएगा। कह रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है, √L है। एक बार फिर से क्या कह रहे हैं कि रिमेन्स द सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय द स्ट्रेट वायर y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ √2 इंटू में L। यहां पर जो लेंथ दे रखी है √2 इंटू में L है, इसको हटाओ, √2 इंटू में L दिया गया है, होगा। ठीक है, इसको भी अगर सॉल्व करते हैं, यहां पर छोटा सा dy लेकर y डिस्टेंस पर जाकर के सॉल्व करते हैं, तो यहां से फाई की वैल्यू सेम निकल के आती है, मतलब फाई जितना होगा वो 4/3 B नॉट V नॉट L इतना ही निकल के आता है, सेम निकल के आता है। बीटा की वैल्यू अगर 2 रखी जाती तो दोनों के दोनों केस में सेम इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट लगा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सेम आएगा। तो हमारे पास यहां पर जो ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, एक ये सही आया, एक ये सही आया, और इसको गलत किया तो ये सही आया। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद कर लेना इसे, ऐसा नहीं छोड़ देना है इसे। अगला है यहां पर ITJ 2011 का क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब ऑफ लेंथ 10 मीटर, ट्यूब ऑफ लेंथ 10 मीटर and radius 0.3 meter carries a current I along its curved surface as shown in the figure। बढ़िया है। The wire loop of resistance this and radius this is placed inside the tube with its axis coinciding with the axis of tube. The current varies as I is equal to I naught cos 300t if the magnetic moment of the loop is this, then the value of n will be। क्या करना है, सबसे पहले देखो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये I करंट फ्लो करेगी, इसकी वजह से रिंग में कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई में L, इस पूरे की लेंथ, इनटू में क्या लिखा जा सकता है, एरिया। एरिया क्या लिखेंगे, πr²। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। यहां पर फाई ठीक है, ये म्यू नॉट लिख देंगे, πr² लिख देंगे, डिवाइडेड बाई में L कर देंगे। यहां पर I कितना दिया गया है, तो I फंक्शन है, देखो I नॉट cos 300 इंटू में t, ये हो जाएगा। इन्होंने कहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप इज, तो मैग्नेटिक मोमेंट बाद में देखेंगे, पहले इसका इंड्यूस्ड EMF निकाल लेते हैं कितना होगा। तो इंड्यूस्ड EMF अगर निकालेंगे तो d फाई, या करंट देख लो, करंट क्या लिखा जाता है, तो करंट की वैल्यू लिखी जाती है, इंड्यूस्ड EMF पहले निकालो। इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा म्यू नॉट πr² डिवाइडेड बाय में L बनेगा, I नॉट बन जाएगा इनटू में, वापस से देखो यहां पर आ जाएगा -300 I नॉट, मतलब I नॉट तो हो ही गया, 300 बन जाएगा,
इंटू में साइन 300 इंटू में टी बनेगा, होगा। और करंट क्या लिखी जाती है? तो करंट लिखी जाती है 1/r इंटू में ई लिखी जाएगी। तो ई को लिखवा दो, तो ये लिखेंगे पाई 1 मिनट म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई में एल इंटू में आई नॉट हो जाएगा, यहां पर आर भी लगा लो, और ये बन जाएगा 300 साइन ओमेगा टी, माइनस एडजस्ट कर लिया उसी में, ठीक है। इतना बन जाएगा करंट की वैल्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखा जा सकता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 मिनट m जो लिखा जाता है वो I इंटू ए ही तो होता है, तो I इंटू ए होता है, तो I की वैल्यू निकल आई है म्यू नॉट पाई। तो अब पाई आर स्क्वायर दोबारा रखेंगे तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा, यहां आई नॉट बनेगा, यहां 300 बन जाएगा, यहां पर साइन ओमेगा टी बन जाएगा, डिवाइडेड बाई में यहां बन जाएगा आर इंटू में एल। लेंथ है। अब सारी वैल्यू यहां पर पुट कर दो और सॉल्व करके आंसर निकाल लो। इन्होंने कहा है म्यू नॉट आई नॉट साइन 300 टी को सॉल्व नहीं करना है, तो ना सॉल्व करो, इधर आओ। म्यू नॉट पाई स्क्वायर आर की पावर 4 म्यू नॉट पाई स्क्वायर आर रेस्ट टू द पावर 4, और फाइनली क्या है आई नॉट साइन 300 टी, और इनटू में 300 भी तो है, ये भी 300 लिखवा दो। और कुछ बचा? आर एल बचा रह गया, तो आर इंटू एल वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो 300 ठीक है, इन्होंने 300 को यहां कंबाइन किया नहीं किया है, कोई बात नहीं। यहां पर म्यू नॉट है, म्यू नॉट आई नॉट को नहीं लिखना है हमें, तो इधर लिख दो फिर म्यू नॉट आई नॉट, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया, और यहां पर साइन 300 इंटू में टी को लिख दिया। अगेन एक बार फिर से चेक कर लो, और कुछ नहीं है, ठीक। बाकियों को कैलकुलेट करना है, तो 300 हो जाएगा, यहां पर पाई स्क्वायर आर रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में आर एल हो जाएगा। सॉल्व करो इसे, तो ये बन जाएगा 300 डिवाइडेड 300 इंटू में पाई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेट 10 लिख लेते हैं, यहां पर आर रेस्ट टू द पावर 4, आर कितना दिया गया है? तो आर दिया गया है 0.3 मीटर कैरीज, हाँ लेंथ दी गई थी, रेडियस इतना दिया गया है, और यहां पर 0.1 है, तो ये 10 टू द पावर -1 है, तो 10 टू द पावर -4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू। रेजिस्टेंस कितना है? तो रेजिस्टेंस दिया गया 5 इंटू 10 टू द पावर -3, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। एल लेंथ कितनी है? तो लेंथ 10 मीटर दे रखी है, तो यहां पर 10 रख दो, रखेंगे, सॉल्व कर देना इसे, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई नॉट साइन 300 इंटू में टी, करो सॉल्व। तो ये कितना बन जाएगा? 10 से 10 को काट दिया, यहां 3 से 3 को काटा, 1 बचा, ये ऐसा 6 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई नॉट साइन 300 इंटू में टी बन जाएगा। इन्होंने कहा इसको छोड़ के जो बचा वो बताओ, तो इसको छोड़ के कितना बचा? 6 बचा। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, a 10 centimeter long perfectly conducting wire PQ is moving with a velocity 1 centimeter per second on a pair of horizontal rails of zero resistance. One side of rail is connected to an inductor. ठीक है, ऐसा horizontal rails L, this. बढ़िया है। The key S is closed at certain instant. The current in the circuit after 1 millisecond is this. Where the value of x is, सब कुछ ये लिखा गया है, assume constant रहती है, और ये ऐसा है। इधर आओ, यहां पर सबसे पहले हमें बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? ऑफ कोर्स BLV होगा, BLV होगा। B कितना दिया गया है? तो 1 टेस्ला है। L कितना दिया गया है? तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? वो लेंथ तो पता ही नहीं है। इधर देखो, PQ इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, इतना ठीक है, इतना दिया गया है। लेंथ कहां है इसकी? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वेलोसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 10 टू द पावर -3 वोल्ट, 1 मिली वोल्ट निकल के आया ई की वैल्यू। बढ़िया है। पूछा क्या है इन्होंने? तो पूछा है करंट आफ्टर 1 मिली सेकेंड कितनी होगी। तो करंट आफ्टर 1 मिली सेकेंड निकालना है, तो निकाल लो। I इज इक्वल टू में ग्रोथ ऑफ करंट क्या लगाते हैं? तो वो लगाते हैं E डिवाइडेड बाई में R 1 - e टू द पावर -t बाई टाउ।
ऐसे ही तो लिखते हैं। तो E कितना होगा, तो वो हो जाएगा 10⁻⁻3। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया, 1 दिया गया है। 1 - e⁻t। टाइम कितना है, 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड टाउ की वैल्यू क्या होती है, L/R होती है। तो L कितना है हमारे पास, 10⁻³ R की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ बहुत अच्छा, ये -1 बन गया। तो 10⁻³ हो जाएगा, 1 - e⁻1 बनेगा, 10⁻³ बन जाएगा, 1 - 0.37 बन जाएगा। ये याद रखो कुछ, e⁻1 e⁻2 कुछ वैल्यू याद रखो, नहीं याद रखना इन्होंने देखो दे रखा है, ये वैल्यू लिखी है। ठीक, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा -3 और ये जानते हैं 0.63 होता है। इन्होंने कहा है करंट की वैल्यू बताओ, लेकिन मिली एम्पियर में बतानी है हमें। ये देखो -3 के साथ लगा करके, तो x जो बचा वही बता देना, तो 0.63 बचा, ये वैल्यू यहां से लिख देंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, BLB का कॉन्सेप्ट लग रहा है और यहां पर ग्रोथ ऑफ करंट भी लग रहा है। मतलब जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था EMI में, उसका कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और जो सेकंड में पढ़ा ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट, वो भी यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं द इंडक्टर्स ऑफ 2 LR सर्किट, एक इधर सर्किट एक इधर सर्किट दिया गया, आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, और इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डिफाइन किया गया है। ठीक है, सब कुछ इसमें फिगर में है। आफ्टर बोथ द स्विचेस आर क्लोज्ड साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ दोनों स्विच को बंद कर दिया जाए, the work done by the batteries against induced EMF in the inductors by the time the current reach their steady state, steady state में करंट पहुंच जाएगी तब कितना वर्क डन होगा। तो इधर आओ देखो, यहां पर जो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था जब हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे, वहां पर डिस्कस किया था। अगर 2 कॉइल होती हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी देखा था, अगर 2 कॉइल होती हैं और एक दूसरे के पास रखी जाती है और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन हो, तो उस केस में टोटल फ्लक्स या टोटल EMF जो लिंक होता है उसके बारे में बात की थी हम लोगों ने। तो मान लेते हैं किसी टाइम t के ऊपर इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज I1, और इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी I2। तो यहां पर जो EMF इंड्यूस्ड होगा इनके अंदर वो बता दो। तो E1 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L1 इंटू में dI1/dt, याद होगा, और प्लस M2 इंटू में dI2/dt, क्योंकि दूसरे की वजह से उसमें आएगा। और E2 अगर लिखेंगे तो L2 इंटू में dI2/dt, dI2/dt प्लस यहां पर M, ये जो M होता है वो तो दोनों जगह का सेम रहता है ना, तो M इंटू में dI2/dt बन जाएगा, और यहां का M क्या लिखेंगे तो ये बन जाएगा dI1/dt। बढ़िया। अब अगर वर्क डन हमें लिखना है तो याद होगा वर्क डन dW इज इक्वल टू क्या लिखा जाता था, तो वो लिखते थे यहां पर ऐसे देखो, W डिवाइडेड बाय में Q इज इक्वल टू में V होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, और EMF भी जब पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था। तो यहां पर अगर वर्क डन लिखना हो तो V इंटू Q लिखा जाएगा। तो V इंटू में Q का मतलब देखो I1 इंटू में dt लिख सकते हैं, बिल्कुल, प्लस यहां पर E2 लिखेंगे और यहां पर लिख सकते हैं I2 इंटू में dt। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। बढ़िया। यहां पर हो जाएगा E1 नहीं, E1 की वैल्यू रखना चाहते हैं, तो अगर हम dt से इसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा L1 I1 इंटू में dI1 प्लस L2, हाँ L2 और साथ में लिखेंगे I2 इंटू में dI2 बन जाएगा, प्लस M और M मिलके बन जाएंगे 2M, और यहां पर dt से dt कट जाएगा तो ये बन जाएगा dI1 dI2। बढ़िया है, ठीक है, यहां पर dW हो जाएगा। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो बदलेगा कौन, करंट ही बदलेगी। तो dW इज इक्वल टू में यहां पर dW क्यों, W लिखो, W बन जाएगा L1 और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो I1 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और प्लस यहां पर 2 भी बनेगा, ध्यान रखना, और यहां पर बन जाएगा L2, यहां पर I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 प्लस 2M। ये अगर ठीक से लिखा गया होता तो ऐसे नहीं लिख सकते थे, इसे 2MD, यहां पर I1 I2 लिख देते, तो D अगर इंटीग्रेट करते तो हट जाता, तो ये बन जाता I1 इंटू में I2। बढ़िया है, ये कैपिटल ही है, ऐसा नहीं कि ये अलग से आ गए हैं, कैपिटल I1 I2 है, अगर लिखा है कैपिटल तो कैपिटल I1 I2 है। ये हो जाएगा वर्क डन। अब उन्होंने जो वैल्यू कही है वो वैल्यू यहां पर पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर निकल आएगा। आओ पुट कर देते हैं। W इज इक्वल टू में L1 कितना 10 मिली हेनरी, तो ये 10⁻⁻2 हो गया। I1 का स्क्वायर,
स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट से इसे रिप्लेस कर देंगे। शॉर्ट सर्किट से अगर रिप्लेस किया जाएगा ये वाला, तो उस केस में करंट इसके अंदर कितनी होगी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर V बाई आर। ठीक है, डिवाइडेड बाई में क्या बनेगा 2 प्लस यहां L2 कितना दिया गया है 20, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 बन जाएगा। इंटू में I2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 20/10, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, डिवाइडेड बाई में बनेगा 2 प्लस यहां पर 2 इंटू में M कितना दिया गया 5 मिली हेनरी, तो -3, और ये I1 इंटू I2 कितना बन जाएगा, तो 1 इंटू 2 बन जाएगा, तो 2 बनेगा। सॉल्व कर दो इसे, W की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो इसे क्या सॉल्व करना है, 2 से 2 काट दो, यहां पर बन जाएगा 10 टू द पावर -2/2 प्लस यहां पर 4 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस यहां पर कितना बन जाएगा 5 2 10 बन जाएगा, ये -2 बनेगा, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 बन जाएगा। बढ़िया है, तो ये बन जाएगा 4 और 6 बन जाएगा, और इसको सॉल्व कर देना है। तो ये वैल्यू मिलेगी हाफ है, तो 0.5 लिख दो इसे, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये बन जाएगा +2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो सॉल्व कर दो, 4 और 2 6 बन जाएंगे, 6.5 बनेगा। एक बार फिर से चेक कर लो, वैल्यू सही है। यहां पर I1 है, ठीक है, यहां पर I2 है, I1 इंटू I2 2 रखा गया था ना, 2 M I1 इंटू I2, तो 2 इंटू 1 2 बन जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसे, तो यहां से ये जो वैल्यू निकल के आएगी I इज इक्वल टू में, I क्यों W वर्क डन इज इक्वल टू बन जाएगा 4 to 6.5 इंटू 10 टू द पावर -2। यहां पर जो ये वैल्यू निकल के आ रही थी, ये जब इससे M1 और M2 को कंबाइन करेंगे तो M बनेगा di1/dt, di2/dt बनेगा, तो इसमें ये 2 नहीं आएगा। यहां पर जो 2 लिखा गया है 2 नहीं आएगा, इसको ठीक कर लो। यहां पर भी 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा तो ये वाला 2 नहीं आएगा, तो ये 2 नहीं आएगा, ये वाला जो 2 था ये नहीं आएगा, और अगर ये 2 नहीं आएगा तो देखो क्या बन जाएगा, यहां से रिजल्ट हमारा ये वैल्यू बन जाएगी 0.5 प्लस ये बन जाएगा 4 प्लस ये बन जाएगा 1, और इनटू में बन जाएगा 10 टू द पावर -2। ठीक है, यहां पर देखो ये 5 बन जाएगा, तो 5.5 बनेगा, तो 5.5 इंटू 10 टू द पावर -2 बन जाएगा, और इसको मिली में बदलना है तो 55 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल बना लो। ये जूल आएगा, उन्होंने मिली जूल में पूछा तो 55 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर जो m लिखा गया था उसको ठीक करना था बस। ये जो m दोनों जुड़ेंगे तो उसमें एक ही m रहेगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इस तरह से लिख दी जाएंगी, और डेरिवेटिव को साथ में कंबाइन करेंगे तो d ऑफ I1 इंटू I2 इंटीग्रेट करेंगे तो I1 इंटू I2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने जब फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे वहां पर इसे छोड़ दिया था, अब दोबारा से करते हैं, पढ़ो इसे। ए स्पेशल मेटल S कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस, मतलब ये सुपर कंडक्टर है। ए क्लोज्ड वायर लूप मेड ऑफ S डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. The induced current in the loop cannot decay due to its zero resistance. This current gives rise to a magnetic moment which in turn repel the source of magnetic field or flux. Consider such that loop of radius with its center at the origin a magnetic dipole of dipole moment m is brought along the axis of this loop from infinity to a point, infinity पर है, ठीक है, to a point distance r from the center of the dipole loop with the north pole always facing the loop shown in the figure. The magnitude of magnetic field of dipole m at the point on the axis of this, ये इतना दिया जाता है। ठीक है, फार्मूला भी इन्होंने देखो दे दिया है इस बार। तो एक काम करो ना, इसकी कैलकुलेशन करो, इसकी वजह से यहां जो फील्ड लिखा जाता है वो कितना लिखा जाता है, तो उन्होंने बताया है μ0/2π। यहां क्या लिखते हैं, तो ये m/r³ लिखा जाता है, ये फील्ड होता है, ये फील्ड होगा, फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से ऐसा होगा। बढ़िया है,
लेकिन जब भी कभी सुपर कंडक्टिंग के केस की बात की जाती है तो जब ये इधर से इधर की तरफ चलना शुरू करेगा तो फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। इसकी वजह से इसका कुछ फ्लक्स चेंज होगा और इसमें करंट फ्लो करेगी, उसकी वजह से भी इसका कुछ फ्लक्स बनेगा। तो यहां पर दो तरह के फ्लक्स बनेंगे। यहां पर एक बनेगा सेल्फ फ्लक्स, बात किया था ना सेल्फ फ्लक्स जब कपलिंग पढ़ रहे थे, सेल्फ फ्लक्स प्लस यहां पर बनेगा म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स सॉल्व कर देते हैं इसे। तो यहां पर ऐसा नहीं कह सकते, इन्होंने जो बताया कोई भी लॉस नहीं हो रहा तो इनिशियल फाइनल के बराबर लिखा जा सकता है। इनिशियली क्या होगा, ये बहुत दूर है, इंफिनिटी पर है, तो इंफिनिटी पर होगा उस केस में दोनों से लिंक होने वाला फ्लक्स जो होगा वो जीरो बनेगा, मतलब इससे फ्लक्स जो बनेगा वो लिंक होने वाला जीरो हो जाएगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, बाद में उसकी वजह से यहां पर कुछ फ्लक्स बनेगा और इसमें करंट फ्लो करेगी उसकी वजह से बनेगा, तो Li बनेगा इसकी वजह से, और जो वो बनाएगा यहां पर वो कितना लिखा जा सकता है, तो म्यू नॉट m डिवाइडेड बाई में यहां पर क्या लिखते हैं 2 पाई लिखते हैं 2 पाई, और यहां पर क्या लिख देंगे r क्यूब, ये ऐसा लिखा जाएगा, इनटू में एरिया इसका क्या हो जाएगा पाई a स्क्वायर बन जाएगा एरिया। बढ़िया है, ठीक है। तो हमारे पास पहले फ्लक्स जीरो था क्योंकि वो डाइपोल इन्फिनिटी पर था, इंटरैक्शन कोई था ही नहीं, तो जीरो था, बाद में इतना है, कंजर्वेशन होगा फ्लक्स का। इसको सॉल्व कर देते तो इन्होंने पूछा क्या है, सबसे पहले पॉइंट में पूछा है कि द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी प्रोपोर्शनल, करंट जो बनेगी वो कैसी होगी। चलो आओ करंट निकालो, तो इधर नए पेज पर ही निकाल लेते हैं ना। Li इज इक्वल टू में म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 2 पाई m बाई आर क्यूब बन गया हमारे पास। तो I की वैल्यू देखो क्या आएगी, डायरेक्ट देख लो, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m डिवाइडेड बाई में आर क्यूब के। समझ में आया, m डिवाइडेड बाई में आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टिक गलत जगह हो गया, ऐसे टिक करो। अगला पॉइंट देखो क्या दिया गया, कह रहे वर्क डन इन ब्रिंगिंग, वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए पहले फोर्स चाहिए, तो फोर्स दो डाइपोल के बीच में क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई m1, तो m1 की वैल्यू m बाई आर क्यूब निकल के आई है, इनटू में देख लो इधर m बाई आर क्यूब निकल के आई है ना, और यहां पर क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखा जाएगा m डिवाइडेड बाई में डाइपोल है तो r रेज़ टू द पावर 4 लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ही तो है, ये a दिया गया है, यहां से कोई डाइपोल है, इधर n हमेशा रहता है, इधर s है, ये r डिस्टेंस है, तभी के लिए है। इसको सॉल्व करें तो देखो f यहां पर क्या निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई में 4 पाई m स्क्वायर डिवाइडेड बाई में r रेज़ टू द पावर 7, और जो dw लिखा जाएगा छोटा सा वो f इंटू में dr लिखा जाएगा, dr में इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो यहां से जो वर्क डन होगा वो m स्क्वायर बाई r रेज़ टू द पावर 6 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि r माइनस 7 बनेगा, और इसको जब डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे -7 + 1 अपान -7 + 1 बनेगा, तो ये r रेज़ टू द पावर -6 बनेगा, r पावर 6 बन जाएगा, तो यही आ जाएगा निकल के, तो ये वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा। अगर पहले कर लिया तो ठीक है, वहां पर भी हिंट देकर के छोड़ दिया था, लेकिन यहां सॉल्व कर लिया, पढ़ लिया है ना पूरा। अगला क्वेश्चन है जो इस साल पूछा गया है, क्या क्वेश्चन है देखो, कह रहे हैं थिन, पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, ए थिन कंडक्टिंग रॉड Mn ऑफ मास 20 ग्राम, लेंथ 25 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 10 ओम, इज हेल्ड ऑन फ्रिक्शनलेस लॉन्ग परफेक्टली कंडक्टिंग वर्टिकल रेल्स एज शोन इन द फिगर। ये देखो फिगर दिया गया है इधर, ये फिगर है, अभी देखेंगे। There is a uniform magnetic field B is equal to 4 Tesla is directed perpendicular to the plane of the rod rail arrangement. Release from rest at t is equal to 0 and it moves down along the rails. Assume air drag is negligible. Match the column. इनमें से मैच करना है। देखो क्या क्या पूछा है, induced EMF पूछा है, magnitude of magnetic force पूछा है, dissipated heat, और यहां पर velocity, terminal velocity पूछी। इधर आओ, यहां पर देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है, यहां पर फील्ड है बाहर की तरफ, इसमें करंट किधर बहेगी, तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है ना, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ जब जाएगा तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगी, तो करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसका फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, इस तरह से करंट फ्लो करेगी, इस तरह से। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा लो। बी की डायरेक्शन कहां, आप लोगों की तरफ बी की डायरेक्शन है, और इसकी वेलोसिटी कहां है, तो इसकी वेलोसिटी है नीचे की तरफ, ऐसे देखो, B है आप लोगों की तरफ बन नहीं पा रहा है, पाम रूल लगा लो, B है बाहर की तरफ, B बाहर की तरफ आ रहा है, तो उस तरह से करंट की वैल्यू यहां की तरफ जाएगी। कोई भी डायरेक्शन लगाना चाहो लगा लो, लेंज लॉ लगा लेते हैं।
लेंस लगाएंगे बाहर की तरफ, ये इसका फ्लक्स बढ़ेगा, फील्ड है बाहर की तरफ तो इसका फील्ड बनेगा अंदर की तरफ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं पता तो यहां पर थंब रख लो, किया था ना, तो थंब रख लो। अब पूछो फ्लक्स बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, पलट लो, करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, बना दो, ये हो जाएगी करंट की डायरेक्शन, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। और अगर ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी तो यहां पर हमें बताना है क्या है, अलग अलग तरीके हैं, सब बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर बनाते हैं, इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ये है रॉड, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है। तो सबसे पहले देखो, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो इसे रोकेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स होगा IBL वाला। कौन सा फोर्स होगा, तो ये IBL वाला फोर्स होगा, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg लगेगा, लगेगा ना। तो क्या लिख सकते हैं यहां से एक इक्वेशन बनेगी, mg माइनस IBL इज इक्वल टू में क्या लिखा जा सकता है, ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लिख सकते हैं ऐसा। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना, फाइनल रिजल्ट निकल आएगा। सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, इधर आओ। तो यहां लिखा गया है mg माइनस IBL इज इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा, m इंटू वी, तो इसे लिख दो dv बाई dt। टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ऐसा रहने दो। अब क्या करते हैं, यहां से इस m को डिवाइड करवा दो तो ये बन जाएगा g माइनस IBL डिवाइडेड बाई में m इज इक्वल टू में dv बाई dt बन जाएगा। बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। अब हमारे पास ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी dv की, dv हमें सॉल्व करना है। अब dv कहां पर निकल के आएगा वो बताना है। तो करंट की वैल्यू हम जानते हैं ना कितनी होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले यहां लिख देते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बनेगा E इज इक्वल टू BLV बनता है, ठीक है। तो BLV बनता है तो BLV हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे BLV डिवाइडेड बाई में रेजिस्टेंस R, यहां पर बन जाएगा BL डिवाइडेड बाई में M इज इक्वल टू dv बाई dt बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ रही होंगी चीजें। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो g माइनस यहां क्या बनेगा, तो यहां बन जाएगा b स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई में MR बनेगा, ठीक है। और इधर राइट साइड में क्या बन जाएगा, dv बाई dt बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई सारे सॉल्व किए गए हैं, इसमें घबराना नहीं है, सॉल्व कर दो। तो dv डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, g माइनस यहां पर बन जाएगा m स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई में MR बनेगा, बढ़िया है। और इधर क्या बन जाएगा, तो dv इधर है, ये इधर चला गया तो dt इधर चला जाएगा। सॉल्व कर दो इसे, 0 से लगा करके v, यहां पर 0 से लगा करके t, किसी टाइम t तक सॉल्व कर लेते हैं, बाद में वैल्यू रख लेंगे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखो बनेगा नेचुरल लॉग g माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे, एक मिनट, MR लिखा जाएगा, यहां पर MR लिखेंगे, ठीक है। और यहां 0 से लगा करके v की लिमिट रखनी है तो 0 से लगा करके v तक लिमिट रख देंगे, डिवाइडेड बाई में कुछ आएगा तो v का कोफिशिएंट क्या है, तो b स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई में MR, यहां पर सिर्फ t बन जाएगा। उधर भेजो इसे, तो इस पर तो कोई कांस्टेंट है नहीं, उधर भेज देंगे, v रखेंगे तो बन जाएगा ln g माइनस ये बन जाएगा b स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई में MR बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। और अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा ln g, ठीक है। और इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो यहां पर बन जाएगा b स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई में MR, ठीक है। और इनटू में t बन जाएगा, बढ़िया है। a माइनस बी लिखा, a बाई बी होगा तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई में M इनटू में क्या लिख सकते हैं इसे, g इनटू में R इज इक्वल टू में इधर क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर, ये बन जाएगा b स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई में MR इनटू में t बन जाएगा। देखो कितनी बड़ी इक्वेशन बन रही, उसको इधर ले आओ, इसको इधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस e टू द पावर b स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाई में MR इनटू में t बनेगा। और ये सब इधर जाएंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, mgr डिवाइडेड बाई में b स्क्वायर L स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बनेगा, v बन जाएगा।
ये हमारे पास इतना बड़ा सा रिजल्ट आ गया। मतलब हमें पहले सॉल्व करना था, क्योंकि सबसे मेन है वी ही नहीं पता हमें, वी पता चल जाएगा सारे आंसर हम निकाल सकते हैं, तो वी का एक्सप्रेशन यहां से बनेगा। अब इधर नए पेज पर देखो इसे, यहां पर एक पॉइंट और भी देख लो, ये जो इधर जा रहा था ये यहां पर कोफिशिएंट जो आएगा ये माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो इधर हम भेजेंगे तो ये माइनस का होगा, तो ये माइनस बन जाएगा, अगेन इसे माइनस लिख देंगे, बाकी सब ठीक है। अब इधर नए पेज पर हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर जो ये वैल्यू निकल के आएगी, इसमें सारी वैल्यू जो दी गई उनको सबको रख देना है, तो v का एक्सप्रेशन जो यहां से मिलेगा आप लोगों को, v इज इक्वल टू 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5t मिल जाएगा। जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन इतना प्रोसेस हमें करना ही पड़ेगा, हमें यहां पर लगानी पड़ेगी थोड़ी मैकेनिक्स, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, अगर देखना चाहें तो पिछली क्लासों में जाकर के देख सकते हैं। हर एक टाइप में ऐसे क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन इस तरह से किए गए हैं। तो ये तो हमारे पास v आ गया। अब इन्होंने पहला पॉइंट क्या पूछा है, देखो पहले पॉइंट में कहा t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर ये सारी बातें बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेन होगी, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है? तो टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम बात करते हैं t टेंडिंग टू इंफिनिटी की बात करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v जो होगा v टर्मिनल के बराबर हो जाएगा, टर्मिनल के बराबर हो जाएगा। तो उस केस में v जो टर्मिनल लिखा जाएगा उसको क्या लिख सकते हैं, 2 1 माइनस ये बन जाएगा 0, तो ये निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। एक जो ऑप्शन था वो तो मैच कर गया कि यहां पर जो टर्मिनल वेलोसिटी निकल के आने वाली है, देखो टर्मिनल वेलोसिटी वो कितनी लिखी जा सकती है मीटर पर सेकेंड में, तो वो 5 लिखी जा सकती है। तो s का हो गया 5, यहां लिखते जाओ, s का 5 निकल के आ गया। आगे पॉइंट की बात करते हैं, अगला पढ़ लो पहले क्या पूछा है, t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड के ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। आओ इधर, इंड्यूस्ड ईएमएफ E क्या होता है, BLV होता है, अभी लिखा। तो B की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू कितनी है, देख लो इधर, L दिया गया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और B कितना दिया गया है, V वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड पर। तो रख लो यहां पर 2 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5 इनटू में कितने सेकंड पर चाहिए इनको चाहिए 0.2 सेकंड पर, तो 0.2 सेकंड हो गया, खत्म। तो यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी, ये बनेगा 100, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, 1 माइनस e टू द पावर 5 2 10 माइनस 1 बन गया, तो ये 2 आएगा। और इसको सॉल्व करना भी सीखा, ये क्या बन जाएगा 0.63 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 3 6, एक मिनट पॉइंट क्यों लगा रहे हो अभी, मिट जाओ, 6 12 बन जाएगा, ऐसे ही बनेगा। इन्होंने दे रखा देखो वैल्यू, ऐसा नहीं है, वैल्यू दे रखी है 0.4 के करीब दे रखा है, तो यहां पर 0.4 डायरेक्ट रख दोगे, तो 0.4 रखेंगे तो 0.6 निकल के आ जाएगा, 0.6 निकल के आ जाएगा। और अगर 0.6 के निकल के आएगा तो ये बन जाएगा 1.2, ठीक है, 1.2 मतलब 0 वोल्ट बन जाएगा। तो एक और मैच कर गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ P है ना, एक मिनट अलग पेन से लिखो, जो P होगा वो मैच कर गया हमारे पास 1.03 से, S की वैल्यू किससे मैच कर गई 5 से। अब अगला है कि मैग्नेटिक फोर्स बताना है, कितना लग रहा होगा, IBL लगता है वो, तो लगाओ इधर, तो वो निकल के आएगा F इज इक्वल टू में IBL, क्योंकि थीटा 90 है, I की वैल्यू कितनी है इस टाइम, I की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.20 डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक मिनट कहां है रेजिस्टेंस इसका, इधर दिया है कुछ फिगर में तो कुछ नहीं कहा है, पढ़ लेते हैं दोबारा, कहां है रेजिस्टेंस इसका, ठीक है 10 ओम दिया गया है, बढ़िया, ये कितना दिया गया है 10 दिया गया है, तो E डिवाइडेड बाई में R, ये I हो गया, B की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। सॉल्व कर दो F इज इक्वल टू में, तो ये बन जाएगा 100, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 0.12 न्यूटन। क्या है कोई ऑप्शन, देखो 0.12, ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्यों ऑप्शन है इस ये मैच कर गया 4 के साथ, बढ़िया है। अब हीट बतानी है, तो हीट क्या लिखी जाती है, तो हीट लिखी जाएगी E इंटू में आई, तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, E स्क्वायर बाई आर। E की वैल्यू कितनी आई है, यहां नहीं वहीं लिख लेते हैं ये वैल्यू,
हटो इधर, E की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 1.2, तो यहां से अगर हम हीट लिखेंगे P, तो P निकल के आएगा पर सेकेंड, वो लिखा जाएगा E स्क्वायर डिवाइडेड बाई में R, E का स्क्वायर तो 12 है, तो ये 1.2 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई में रेजिस्टेंस 10 दे रखा है, तो ये बन जाएगा 144, 144 बन जाएगा, यहां पर पॉइंट, यहां 10, तो ये बन जाएगा 0.144 बनेगा। बढ़िया, ये हमारे पास निकल के आया पावर। अब यहां पर आओ मैच करवा लो लास्ट वाला, तो ये जो R है वो किससे मैच कर रहा है, R आएगा 0.14, तो ये 2 से मैच कर रहा है। अब करवा लो मैच, ये आ गया 35 और 42, देखो है कोई ऑप्शन, 35 42 34 42 35, फिर से देखो P हमारे पास कितना निकल के आएगा, 3 आएगा, P की वैल्यू 3 आएगी, तो P की वैल्यू देखो 3 कौन से में है, तो P की वैल्यू यहां 3 है, यहां 3 है, ठीक है। अगले से देखो, अगले को देखेंगे तो Q 4 है, Q की वैल्यू 4 है, D सही हो गया, देखो D सही हो रहा है। मतलब देखो कितने इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करना वो अप्रोच पता है पहले से, कैसे सॉल्व किया जाता है, अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा है, तो उसमें कोई अलग नहीं है सो कि वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। यहां पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रिलेटिवली आसान होते हैं, और इससे ज्यादा आसान बनेंगे जब हम लोग एसी स्टार्ट करेंगे, जहां से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो पेपर 1 में ये क्वेश्चन था, इस बार का क्वेश्चन है ये, JEE 2023 का क्वेश्चन है, इस बार का क्वेश्चन है ये, पेपर 1 में था। और पेपर 2 में एक क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर और एसी के ऊपर क्वेश्चन, मतलब इन तीनों टॉपिक से देखा जाए तो 3 क्वेश्चन बने थे, EMI, AC और EM वेव से 3 क्वेश्चन बने थे। ये पेपर 1 में था। पेपर 1 में एक और क्वेश्चन था AC का था, पेपर 2 में एक क्वेश्चन था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का था, वो इसी साल ऐड हुआ है नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं तो वो मेन में था अभी तक, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछा गया, वो भी क्वेश्चन इजी है, जब डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में बात की जाएगी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन के, ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एडवांस के, मेंस के अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह के बन सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या उनको सॉल्व करने के लिए हमने कंप्लीट थ्योरी कवर कर ली है, अगर ऐसा है तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर थ्योरी कंप्लीट हो गई। पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्टर्ब नहीं होना कि ये तो एसी का क्वेश्चन था, EMI में करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जनरेटर पढ़ा है हम लोगों ने, तो जनरेटर पढ़ा है तो जनरेटर के लिए बात की जाती है, तो वहां पर हम इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। बाकी अप्रोच क्या होना चाहिए वो प्रॉपर वे में समझा दिया है, अप्रोच कैसे लगाना है, हर एक चीज को कैसे डील करना है, कैलकुलेशन के लिए कब वैल्यू पुट करनी, कब नहीं पुट करना है, ऑप्शन के साथ कैसे डील किया जा सकता है, इन सब के बारे में बात की। अगले क्लास में हमारा डिस्कशन होगा नए चैप्टर का, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट। उसमें हमारा डिस्कशन होगा LCR सर्किट, LC सर्किट, LR सर्किट, वहां पर सप्लाई जो दी जाएगी वो AC सप्लाई दी जाएगी। LCR सर्किट विद DC सोर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इसी EMI में, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो वहां पर हम DC सोर्स के साथ LCR सर्किट नहीं पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट के साथ उसे डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।